हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल लीगल विद्यार्थी। और ये हमारे पहले टॉपिक रिवीजन का पहला पार्ट है। वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पहला पार्ट है, हमारा पहला स्टेप हमारी इंग्लिश लर्निंग की तरफ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवीजन। हम लोग आज रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी और अपनी पेन लेकर के बैठें, क्योंकि कुछ बातें हो सकता है मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। तो अगर आप उसे लिख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए गाइस, हम लोग अपना पहला टॉपिक रिवीजन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिस, दीज, दैट एंड दोज के बारे में। ये क्या होते हैं, इन्हें कहाँ यूज़ करना चाहिए, इनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ दिस के बारे में। दिस का मतलब होता है यह, और ये प्रयोग होता है जो चीज़ें हमारे पास में हैं उसके लिए। अब पास और दूर में कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर कितना पास कितना दूर। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको लगता है कोई चीज़ आपके पास है तो वो पास है, और आपको लगता है कि ये चीज़ आपसे दूर है तो वो दूर है। अगर पास है तो दिस का यूज़ करना है। दिस का यूज़ हम करते हैं एक वचन के लिए, मतलब अगर कोई चीज़ एक है तो हम दिस का यूज़ करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज़ अ कार, यह एक कार है। तो अगर ये कार हमारे पास है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यह एक कार है। तो यहाँ पर हमें दिस का यूज़ करना है। एक और सेंटेंस देखेंगे, दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पर एक किताब है, ऊपर वाले सेंटेंस में एक कार थी और हमारे पास थी। यहाँ पर किताब एक है और हमारे पास है, इसलिए हम दिस का यूज़ करेंगे और हम बोलेंगे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। अब ये माइन जो है, ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि ये माइन क्या होता है, और यहाँ पर मेरी की जगह माइन क्यों यूज़ हुआ है, माई क्यों नहीं यूज़ हुआ है। तो आगे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में भी जानेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, दिस बस इज गोइंग टू लखनऊ। ये जो बस है ये लखनऊ जा रही है। ये बस हमारे पास खड़ी है या हम इस बस के पास खड़े हैं, और ये एक बस है जो लखनऊ जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमने दिस का यूज़ किया है, दिस बस इज गोइंग टू लखनऊ। ये सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज रूड। सपोज किसी ने आपसे कोई ऐसी बात कही जो आपको अच्छी नहीं लगी या आपको उसका बर्ताव रूड लगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज रूड। आपने जो कहा वो गलत है, वो रूड है, वो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा वर्ड है वो है दीज। दीज क्या है, दिस का प्लूरल मतलब बहुवचन दीज है। आप लोग से बहुत लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इसका यूज़ कैसे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। जब एक से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होंगी और हमें उन्हें संबोधित करना होगा तब हम दीज का यूज़ करेंगे। आइए सेंटेंस से समझते हैं, दीज आर बॉल्स। अब यहाँ पर जो बॉल्स हैं, जो गेंदे हैं, वो एक से ज़्यादा हैं और हमारे पास हैं, तो हमने कहा दीज आर बॉल्स। अब यहाँ आर इसलिए लगा है क्योंकि बहुवचन के साथ हम अपनी हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, और वहाँ पर हम इन हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब का यूज़ ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल अभी आप लोगों को यहाँ पर अटेंशन देना है दिस, दीज, दैट एंड दोज पे। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है वो है दीज टॉयज आर योर्स। अब यहाँ पर जो खिलौने हैं वो एक से ज़्यादा हैं और हमारे पास हैं, इसलिए हम कहेंगे दीज टॉयज आर योर्स। ये जो खिलौने हैं ये तुम्हारे हैं या आपके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है, दीज बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज। अब कुछ लड़के हैं जो हमारे सामने से होते हुए कॉलेज जा रहे हैं, और किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दीज बॉयज गोइंग। तो अब आप उन्हें क्या बताएंगे, आप कहेंगे ये लड़के कॉलेज जा रहे हैं, दीज बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज। अब यहाँ पर लड़कों की संख्या एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने दीज का यूज़ किया है। और आई होप कि दिस और दीज में डिफरेंस और इनका यूज़ आपको काफ़ी क्लियर हो रहा होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, दीज वर एग्स। अब यहाँ पर अंडे थे जो कि आपने फोड़ दिए। अब चूंकि वो अंडे फूट चुके हैं इसलिए वो अंडे नहीं रह गए,
तो हम बोलेंगे दीज वर एग्स। जोक्स अपार्ट, बट हमें दिस और दीज के डिफरेंस को समझना है। जब एक होगा और पास होगा तो दिस का यूज़ करेंगे, और जब एक से ज़्यादा होगा और पास होगा तो दीज का यूज़ करेंगे। आइए हम अब दैट के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह हम दिस का यूज़ एक वचन के लिए करते थे या एक वस्तु के लिए करते थे और हमारे पास के लिए करते थे, उसी तरह दैट का यूज़ एक वचन या एक वस्तु के लिए करेंगे, लेकिन वो अब हमसे दूर होगी। आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। ऊपर के ही सेंटेंसेस में हमने दैट लगा दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। अभी तक ऊपर हमने पढ़ा दिस इज अ कार, क्योंकि वो कार हमारे पास थी, लेकिन अब वही कार हमसे दूर है, तो हम क्या बोलेंगे? वह एक कार है। और जब हम बोलेंगे वह एक कार है तो वह के लिए हम यूज करेंगे दैट का। ठीक उसी तरह दूसरा सेंटेंस, इससे पहले किताब हमारे पास थी तो हमने दिस का यूज किया था, लेकिन अब वही किताब हमसे दूर हो गई है तो हमने क्या कहा? दैट बुक इज माइन। दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है। इसी तरह एक सेंटेंस, दैट बस इज गोइंग टू लखनऊ। वह बस लखनऊ जा रही है। किसी ने हमसे पूछा कि भाई कौन सी बस लखनऊ जा रही है? अब बस हमसे दूर थी तो हमने कहा दैट बस, वो बस, वो जो दूर खड़ी बस है वो लखनऊ जा रही है। दैट बस इज गोइंग टू लखनऊ। आपसे किसी ने गलत व्यवहार किया तो आप बोलेंगे दैट वॉज रूड। अब यहाँ वॉज क्यों लगा है ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोज। जिस तरह दीज एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता था और हमसे पास के लिए यूज़ होता था, उसी तरह दोज एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा और हमसे दूर स्थित चीज़ों के लिए, दूर स्थित वस्तुओं के लिए यूज़ होगा। सेंटेंस से समझते हैं। दोज आर बॉल्स। अब ये बॉल्स हमसे दूर हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हमने दोज का प्रयोग किया है। वे गेंदे हैं, दोज और बॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दोज टॉयज आर योर्स। वो खिलौने तुम्हारे हैं। दोज बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज। वो लड़के कॉलेज जा रहे हैं। एंड दोज वर एग्स। वो सब अंडे थे। आई होप दिस, दीज, दैट एंड दोज का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जब कोई चीज़ एक होगी और पास होगी तो दिस का यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होगी और हमारे पास होगी तो हम दीज का प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज़ एक होगी और हमसे दूर होगी तो हम दैट का यूज़ करेंगे, और कोई चीज़ एक से ज़्यादा होगी तो हम दोज का यूज़ करेंगे और वो चीज़ें हमसे दूर होंगी। दिस का प्लूरल है दीज और दैट का प्लूरल है दोज। सो आई होप दिस, दीज, दैट एंड दोज में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइज, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ही, शी, हिज, हिम, हर। मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है। ही और शी तो बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम को कोप अप कर लेते हैं, लेकिन हिज, हिम, हर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए देखते हैं। ही का मतलब होता है वह। ये एक प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन के चैप्टर में से और अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ही एक प्रोनाउन है जो हमारे सब्जेक्ट अगर वो मेल है तो उसकी जगह पर यूज़ होता है। यहाँ पर फॉर बॉयज़ लिखा हुआ है तो बॉयज़ कौन होते हैं? मेल होते हैं। तो यहाँ मेल के लिए हम यूज़ करते हैं ही। आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। ही इज़ अ बॉय। वह एक लड़का है। अब क्योंकि वो लड़का है इसलिए हमने ही लगाया है। ही इज़ इंटेलिजेंट। अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है दैट ही इज़ इंटेलिजेंट। गाइज, अगर हमें हिंदी में बोलना होगा तो हम बोलेंगे वह इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर हमने बोला वह इंटेलिजेंट है तो हिंदी में हम चूँकि बोलते हैं तो हो सकता है हम पहले किसी के बारे में बात कर रहे हों तो हमने कहा वह इंटेलिजेंट है, तो हमें समझ में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो पुरुष है या महिला है। तो हमने कह दिया वह इंटेलिजेंट है तो हमें समझ में आ गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग प्रोनाउंस डिसाइडेड हैं। इसीलिए जब हम इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ इंटेलिजेंट तो हम समझ जाते हैं कि हम पुरुष की बात कर रहे हैं, और पुरुषों को संबोधित करने के लिए हमारे पास प्रोनाउन होता है ही। तो ही इज़ इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। चूँकि यहाँ पर ही का यूज़ हुआ है
इसलिए हम ये समझ जाएंगे कि एक पुरुष की बात हो रही है। सेम अगला सेंटेंस, ही इज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा है, और यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि हम मेल्स के लिए बात कर रहे हैं, किसी पुरुष के लिए बात कर रहे हैं, दैट ही इज गोइंग टू आगरा। जिस तरह ही का प्रयोग लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए होता है, उसी तरह शी का प्रयोग लड़कियों के लिए या स्त्रियों के लिए होता है, और इसका भी मतलब होता है वह। शी इज अ गर्ल, क्योंकि वो एक लड़की है इसलिए यहाँ पर हमने शी का प्रयोग किया है। सेंटेंस है हमारे पास, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। इन दोनों चीज़ों में ध्यान दीजिएगा, ही और शी में ही का यूज़ लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए, और शी का प्रयोग लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए या स्त्रियों के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, शी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। तब क्योंकि इस सेंटेंस में शी का प्रयोग हुआ है, हम समझ जाएंगे कि ये एक महिला की बात हो रही है। शी इज गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रही है। क्योंकि यहाँ पर शी का प्रयोग हुआ है इसलिए हमने रही है का प्रयोग किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। ही और शी में दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन ही प्रयोग होता है लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए, और शी प्रयोग होता है लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए। सो द नेक्स्ट प्रोनाउन वी हैव इज हिज, हिम। हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, मतलब उसका, उसकी, उसके के संदर्भ में हिज का यूज़ करते हैं लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए। और हिम का मतलब होता है उसे, जब हमें उसे का भाव व्यक्त करना होता है तो हम हिम का प्रयोग करते हैं, और ये भी प्रयोग होता है लड़कों या पुरुषों के लिए। उसका भाई, उसकी बहन, उसके पिताजी, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसके मित्र, उस स्थान पर हम हिज का प्रयोग करते हैं। आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। हिज ब्रदर इज रिच। अब यहाँ पर हिज ब्रदर, ब्रदर का मतलब होता है भाई, और यहाँ पर लगा हुआ है हिज, इसका मतलब उसका भाई। इज रिच मतलब धनी व्यक्ति है, धनी है। हिज ब्रदर इज रिच, उसका भाई रिच है या धनी है। एक और सेंटेंस देखते हैं, हिज शर्ट इज डर्टी, हम पहनने के लिए प्रयोग करते हैं। और हिज शर्ट, हिज शर्ट का मतलब उसकी शर्ट, उसकी जो कमीज है, उसकी जो शर्ट है वो डर्टी मतलब गंदी है। गिव हिम दिस फाइल, अब यहाँ पर हिम का यूज हुआ है। गिव मतलब देना, हिम मतलब उसे, जैसा कि ऊपर बताया मैंने आपको। दिस फाइल मतलब, दिस का प्रयोग याद कीजिए, यह फाइल। दिस है तो ये फाइल हमारे पास है, दिस ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता चुका हूँ। तो जहाँ भी दिस का प्रयोग होगा मतलब यह और वो वस्तु हमारे पास है। तो गिव हिम दिस फाइल, ये फाइल उसे दे दो। हिम का मतलब यहाँ पर उसे के लिए प्रयोग हुआ है। टेल हिम द ट्रूथ, टेल मतलब बताना, हिम मतलब उसे, ट्रूथ मतलब सत्य। इसका मतलब हो जाएगा उसे सच बता दो, या उससे सच कहो, या उससे सच बोलो। अच्छा, यहाँ पर उसे और उससे दोनों एक ही चीज़ है, एक ही भाव है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर उसे या उससे का भाव आएगा वहाँ पर हिम का प्रयोग होगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में जो आप लेके बैठे हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारे पास आता है हर। उसका, उसकी, उसके, उसे के लिए हमारे पास पुरुषों के लिए हिज और हिम दो शब्द थे। उसी प्रकार जब महिलाओं की बात होती है तो उसका, उसकी, उसके, उसे, उससे के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द है जो कि है हर। आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। हर फादर इज एन ऑफिसर, हर फादर उसके पिताजी, इज एन ऑफिसर एक ऑफिसर हैं। एन का प्रयोग हुआ है, और एन हम लोग अभी आगे आने वाले आर्टिकल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। हर शूज आर शाइनिंग, उसके जूते, हर शूज यानी उसके जूते, शाइनिंग मतलब चमक रहे हैं, उसके जूते चमक रहे हैं। गिव हर अ चॉकलेट, उसे एक चॉकलेट दो। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि चूंकि हर जगह हर का प्रयोग हो रहा है तो हमें यह समझना चाहिए कि हम एक लड़की या एक महिला की बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको हिज, हिम और हर में डिफरेंस समझ आ गया होगा।
हिज हिम का प्रयोग उसका, उसकी, उसके के लिए करते हैं और पुरुषों के लिए करते हैं। जब पुरुषों के लिए हमें उसे या उससे का भाव व्यक्त करना होता है तो हम हिम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जब लड़कियों और महिलाओं की बात आती है तो उसका, उसकी, उसके, उसे, उससे, इन सारे शब्दों के लिए हमारे पास सिर्फ एक शब्द है जो कि है हर। अब हम लोग पढ़ेंगे दे, देम, देयर एंड देयर के बारे में। अब यहाँ पर ये दो वर्ड हैं, इनका ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होता है। इसको कहते हैं दियर और इसको कहते हैं देयर। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये दियर है, दियर, और ये है देयर। दे का प्रयोग करते हैं जहाँ पर वे, वो सब, और एक स्पेशल केस होता है उनके पास। जहाँ पर उनके पास का भाव आता है वहाँ पर हम लोग दे हैव का यूज करते हैं, दे हैव। सेंटेंसेस से समझते हैं। दे आर रिच, वे या वो सब, रिच अर्थात धनी हैं, वे या वो सब धनी हैं। दे हैव माई बुक। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि दे हैव का यूज उनके पास, जब ये भाव व्यक्त करना होता है, उनके पास को हमें लिखना होता है अंग्रेजी में, तो हम क्या लिखते हैं, दे हैव। दे हैव माई बुक, उनके पास मेरी किताब है। अब यहाँ पर हमने माइन नहीं यूज किया, जैसे हमने दिस बुक इज माइन या दैट बुक इज माइन पढ़ा था, दिस दैट जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने माइन यूज किया था, लेकिन अब हमने यहाँ पर माई यूज किया है। तो अब ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं इसे हम लोग पढ़ेंगे जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। दे आर गोइंग टू लखनऊ, वो सब लखनऊ जा रहे हैं। दे आर वो सब, दे आर वो या वो सब, दे हैव उनके पास। याद रखने का तरीका है दे आर वे या वो सब, दे हैव उनके पास। नेक्स्ट हमारे पास है देम। देम का प्रयोग हम उनको, उनकी, उनसे, उनको, उनकी, उनसे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी के सभी शब्द जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो सब बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारी हिंदी में हम बड़ों को सम्मान देने के लिए भी उनको, उनकी, उनसे बोल देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक वचन ही होता है। लेकिन ये देम का यूज उनको, उनकी, उनके जब बहुवचन होगा, एक से ज़्यादा होगा, तभी प्रयोग होगा। जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में होगा या जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो बहुवचन में होगा तो हम दे, देम, दियर की बात करेंगे। सेंटेंसेस से समझते हैं। गिव देम योर वॉच। गिव देम, गिव का मतलब देना, देम मतलब उनको, यानी उनको दे दो। क्या दे दो? योर वॉच। योर मतलब तुम्हारी, वॉच मतलब घड़ी, मतलब उनको अपनी या तुम्हारी घड़ी दे दो। डोंट लुक एट देम। डोंट लुक एट देम, उनकी तरफ मत देखो। डोंट, अब ये जो डोंट है ये हम लोग आगे जब वर्ब पढ़ेंगे और टेंसेस पढ़ेंगे तब वर्ब में इसके बारे में पढ़ेंगे और टेंसेस में इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है दिस हाउस बिलोंग्स टू देम। यह घर, बिलोंग्स का मतलब संबंध रखता है। संबंध जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति से या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से रखता है तो उसे कहते हैं बिलोंग्स टू। दिस हाउस बिलोंग्स टू देम। यह जो घर है ये देम मतलब उनसे, बिलोंग्स टू यानी संबंध रखता है। यह घर उनसे संबंध रखता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है दियर। दियर का मतलब उनका, उनकी, उनके। अब हम देखेंगे दियर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। डियर सन, उनका पुत्र। डियर सन, उनका पुत्र। इज अ थीफ, एक चोर है। डियर सन, उनका पुत्र। डियर सन, उनका पुत्र। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जहाँ पर उनका पुत्र, उनकी पुत्री, उनके भाई, ऐसा कुछ आपको भाव व्यक्त करना हो तो वहाँ पर डियर का यूज करेंगे। सो डियर सन इज अ थीफ, उनका पुत्र एक चोर है। डियर लाइफ इज फॉर नेशन, उनका जीवन। डियर लाइफ, उनका जीवन
इज फॉर नेशन यानी देश के लिए है, उनका जीवन देश के लिए है। देयर हाउस इज बिग, देयर हाउस मतलब उनका घर, इज बिग, बिग मतलब बड़ा, उनका घर बड़ा है, देयर हाउस उनका घर। सो गाइज आई होप दे देम देयर का डिफरेंस और यूज आपको समझ आ गया होगा। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। दे मतलब वो सब, और एक स्पेशल केस में जब उनके पास का भाव हमें व्यक्त करना होता है तो हम दे हैव का यूज करते हैं। देम का मतलब उनको, उनकी, उनसे, और देयर का मतलब उनका, उनकी, उनके। देयर सन, देयर लाइफ, देयर हाउस उनका बेटा, उनकी, उनका जीवन, उनका घर। और ये सब बहुवचन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा अर्थात एक से ज़्यादा होगा, बहुवचन में होगा, तब इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। गो देयर, गो देयर मतलब वहाँ जाओ। गाइज वहाँ के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने फील की है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम बोलते हैं वहाँ एक कुआं है, देयर इज़ अ वेल, वहाँ एक कुआं है, घड़ी वहाँ रखी है, तुम्हारा घर वहाँ है, तो वहाँ एक डायरेक्शन को भी डिनोट करता है। वो एक इंटरनल डायरेक्शन होती है। अगर आप फील करने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझेंगे कि जब हम वहाँ बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में कोई जगह चल रही है या कोई डायरेक्शन चल रही है या हमारा हाथ या हमारी उंगली उस तरफ पॉइंट कर रही है। तो जहाँ पर ऐसा किसी भाव को आपको व्यक्त करना हो, जहाँ पर वहाँ शब्द का प्रयोग करना हो और एक डायरेक्शन आपको दिख रही हो, तो वहाँ पर देयर का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है देयर आर 30 बॉयज इन माई क्लास। नाउ दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ देयर। अब स्पेशल केस कैसे है समझिएगा। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक ना हो तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, जो कि वहाँ पर नहीं है, हम देयर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ये हमारा सेंटेंस है देयर आर 30 बॉयज इन माई क्लास। गाइज ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपको भी ये समझना है, जैसे बचपन में कोई आपसे पूछता था हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, तो आप बोलते थे देयर आर 30 बॉयज इन माई क्लास। तो यहाँ पर भी हम देयर का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक नहीं होता है तो हम देयर का यूज़ उसके स्थान पर करते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के विषय में जैसा कि मैंने बताया आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर इज़ अ वे, वहाँ एक रास्ता है। सो आई होप गाइज दे, देम, देयर और देयर का यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा ये पहला लेक्चर ख़त्म हो चुका है और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। एंड गाइज हमसे जुड़े रहिए, रेगुलर हमारा चैनल विजिट कीजिए और हमारे और वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।